हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। इस वीडियो में आपको 25 प्रश्न मिलने वाले हैं। 26वां प्रश्न आपके लिए होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही साथ आप यह भी ना भूलें कि 25 में से कितने मार्क्स आप अचीव करते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए आइए हम आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या, जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनसे होने वाला विकार क्या कहलाता है? क्या वो संधि कहलाता है, समास कहलाता है, उपसर्ग या फिर प्रत्यय कहलाता है? तो जब दो वर्ण मिलते हैं तो वो संधि कहलाता है। कैसे, आइए देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है विद्यालय। यदि हम विद्यालय की संधि विच्छेद करके देखेंगे तो यहां पर हमें प्राप्त होगा विद्या धन आलय। तो यहां पर जो या में मिला है य, धन आ एंड धन, जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण है आ, इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बना है वो है विद्यालय। तो इसी प्रकार वर्णों से एक विकार उत्पन्न हुआ उसको संधि कहते हैं। और समास, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तब एक नया विकार उत्पन्न करते हैं। जैसे हम बात करें राजपुत्र, तो ये जो शब्द है ये समास है। कैसे, ये मिलकर बना है, यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा राजा का पुत्र। तो ये तीन शब्दों से मिलकर संक्षेप हुआ है और ये बना है राजपुत्र, तो इसको समास कहते हैं। उपसर्ग में शब्द के आरंभ में एक अंश लगता है वर्ण का, उससे हम उपसर्ग बनाते हैं। जैसे यदि हम चार में वी उपसर्ग जोड़ दें तो एक नया शब्द बन जाएगा विचार। तो जब हम मूल शब्द के आरंभ में शब्दांश जोड़ते हैं तो उनको उपसर्ग कहते हैं, और जब हम मूल शब्द के अंत में शब्दांश जोड़ते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। यदि हम बात करें स्वतंत्रता, तो यहां पर जो ता है वह प्रत्यय है और स्व यहां पर उपसर्ग है और तंत्र यहां पर मूल शब्द है। तो इस प्रकार हम देख पाए कि संधि दो वर्णों के मेल से होती है, समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, उपसर्ग में मूल शब्द के आरंभ में आप शब्दांश जोड़ते हैं और प्रत्यय में मूल शब्द के आप अंत में शब्दांश जोड़ते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संधि कितने प्रकार की होते हैं? जो संधि है वो कितने प्रकार की होती है? यहां हम देखते हैं कि संधि तीन प्रकार की होती है। कैसे? सबसे पहले हम बात करें स्वर संधि, दूसरा आता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। कभी कभी हम आंसर में यदि ऑप्शन में यहां पर 5 लिखा होता तो कुछ कंफ्यूज हो जाते कि 5 होती है और जल्दी से 5 पे टिक कर जाते, परंतु वो संधि के भेद नहीं होते, वो होते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद होते हैं 5। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए आगे चलते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सबसे पहले हम इसका विच्छेद करके देखेंगे कि ये शब्द बना कैसे है। ये आपका दया धन आनंद, इसमें आ और य में आ जुड़ा है, इन दोनों के मेल से दीर्घ हुआ आ। तो ये स्वर संधि का एक भेद है और स्वर संधि के पांचों भेद में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि गुण संधि, दीर्घ संधि और यण संधि, तीन भेद यहाँ पे दिए हैं। और यदि बात करूं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका हो जाएगा वृद्धि संधि और पांचवा हो जाएगा आपका अयाधि संधि। और जो दीर्घ हो रहा है तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम, वही पहले आप उसका विच्छेद करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आखिर कौन सी संधि है, क्योंकि उनके कुछ नियम हैं, हम उन नियमों की चर्चा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है। यहाँ पर ये कपी धन ईस है। प में आप देख रहे हैं कि ई जुड़ा है और यहां से इन दोनों से मिलकर दीर्घ रूप ले लिया है ई ने, तो ये कपीश बनता है, दीर्घ संधि का रूल हुआ। मैं आपको दीर्घ संधि का एक ट्रिक बता दे रहा हूं, यदि आप इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपसे दीर्घ संधि में कभी भी त्रुटि नहीं होगी। आप देखेंगे अ या आ, यदि आएंगे शब्द के आरंभ में, पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में, तो वो अपना दीर्घ रूप लेगा आ का। ई धन ई दीर्घ रूप लेगी ई का ऊ
धन उ, दीर्घ रूप लेगा उ का, और री धन री रूप लेगा री का। तो आप इसको याद करके रखिएगा, आपको पता चल जाएगा। चाहे शब्द पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में, दोनों में से कोई भी आए, आपका वो दीर्घ रूप उसको देना है। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है स्वर संधि में। अगला प्रश्न है हमारा सदैव। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। अब सदैव किससे बना है, पहले इसका विच्छेद कीजिएगा। सदा दन एव। तो सदा दन एव, यहां पर हम देख रहे हैं कि द में आ स्वर है और उसके बाद ए स्वर है। इन दोनों का संधि हुआ है और दोनों के संधि होने के बाद हमें ऐ प्राप्त होता है। और ऐ को हम देखते हैं कि डबल मात्राओं से लिखा जाता है, और यदि आपके पास डबल मात्राएं आती हैं तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। और वृद्धि संधि किसका भेद है, स्वर संधि का भेद है। तो यहां पर देख लीजिएगा, आपको मैं साथ ही साथ वृद्धि संधि की ट्रिक बता दे रहा हूं जिससे कि आप उसको याद कर सके। यदि अ या आ के बाद ये प्रथम शब्द के अंत में आएंगे, इनके बाद जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा, यदि वो ए या फिर ऐ होगा तो वो ऐ में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो वो औ में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ट्रिक और है, ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी दो मात्राओं वाले शब्द आपको मिले, इन पे ध्यान दीजिएगा, तो वो सदैव वृद्धि संधि होती है, और वृद्धि संधि स्वर संधि का भेद है। इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये याद रखेंगे तो आपको प्रश्न हल करने में आसानी होगी। अगला है हमारा, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है। हमें स्वर संधि देखना है जिसमें स्वरों का मेल होता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहां पर जो पहला ए ऑप्शन है संयोग, ये बना कैसे है। संयोग का यदि आप विच्छेद करोगे तो आपको पता चलेगा सम धन योग। अब यहां पे तो स्वर का मेल हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। दूसरा हमारा है मनः धन हर। तो संयोग हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ, और मनः धन हन हम विसर्ग देख रहे हैं तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके बाद नमस्कार बनता है नमः धन कार से, तो ये भी हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ। अब लास्ट में ये तीनों तो कट गए, अब लास्ट में आता है पवन। पवन ही हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। हम इसका विच्छेद करके देखेंगे तो पवन बनेगा पो धन अन से। हम जानते हैं कि जब भी ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो अ में परिवर्तित हो, और ये स्वर संधि के अंतर्गत जो पांचवा भेद है अयादि संधि का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। हम जानते हैं कि वृद्धि संधि अभी हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने एक पहचान पकड़ी कि यदि दो मात्राएं होंगी तो वो वृद्धि संधि होगी, और यदि ये दो मात्राएं नहीं हैं तो इसका मतलब वृद्धि संधि उसमें नहीं है। तो हम यहां पे देख रहे हैं सदैव में भी दो मात्राएं हैं, जलोग और प्रमोदार्य में भी। हम यहां सिर्फ गुरु उपदेश में दो मात्राएं नहीं देख रहे हैं, यही इसका उत्तर होगा। परंतु हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये है किसका उदाहरण। तो गुरु उपदेश बना कैसे है। गुरु उपदेश का विच्छेद कीजिएगा, गुरु धन उपदेश। यहां से र में उ लगा है, और ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ है। इन दोनों को लेंगे तो ये अपना दीर्घ रूप ले लेंगे, इसीलिए हमारा यहां र में बड़े यु की मात्रा लगी है, और ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ। निम्न में दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। अब हमें दीर्घ संधि ही देखनी है, किस पद में दीर्घ संधि हुई है। यहां पर हम देख रहे हैं महर्षि कैसे बना है। तो महर्षि में महाधन ऋषि, यहां पे अ और री मिलके अर बना रहे हैं,
इसका मतलब ये गुण संधि का उदाहरण है। यहां पर देव धन इंद्र, देवेंद्र बना, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। सूर्य धन उदय, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। अब यहां पर जो लास्ट है ये है दैत्य धन अरि। यहां पर य में आप देख रहे हैं अ जुड़ा है और लास्ट में भी अ है, इन दोनों के मेल से आ बना अर्थात दीर्घ हो गया, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। यही हमसे पूछा गया था कि दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है, तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण हुए। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 शब्द गुण संधि के दिए हैं, तो क्यों ना हम गुण संधि की ट्रिक जान लेते हैं। यहां पर मैं आपको गुण संधि की ट्रिक बता रहा हूं, आप ध्यान से गुण संधि को भी याद करेंगे। यदि हमें अ या आ के बाद ई या फिर ई में से कोई मिलता है तो उसमें ए, इसमें एक मात्रा आती है। यदि अ या आ के बाद उ या ऊ में कोई आता है तो उससे ओ हो जाएगा, जिसमें एक मात्रा होती है। और यदि अ या आ के बाद री आता है तो उसका अर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि गुण संधि में एक मात्रा का प्रयोग होता है, ए की और ओ की, और साथ में जो र है ये उर्फ चला जाता है। तो ये तीनों का आप ध्यान रखिएगा, यदि ये तीनों यूज हो रहे हैं तो वो गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। ये गुण संधि की ट्रिक है, आप इसको अवश्य लिख लें, नोट कर लें, ये आगे आपके काम आने वाली है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? क्या वो यण संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है या फिर वृद्धि संधि है? पहले हम पवित्र का विग्रह करके देख लेते हैं, ये बना कैसे है। तो पवित्र बनता है पो धन इत्र से। तो पो धन इत्र में हम देख रहे हैं कि प में ओ जुड़ा है और साथ में ई, ओ और ई मिलकर अव बनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो नियम है ये अयाधि संधि के अंतर्गत आता है और यही इसका उत्तर होगा। साथ ही साथ हम अयाधि संधि की पूरी ट्रिक को जान लेते हैं कि ये कैसे होती है, जिससे कि आगे यदि प्रश्न आएगा तो हम उसको आसानी से हल कर सकें। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, उसका अय, ए के बाद भिन्न स्वर आने पर आय, ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो अव, ओ के बाद भिन्न स्वर आने पर आव हो जाता है। ये इसकी ट्रिक है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि ये आप याद कर लेंगे तो आपको संधि कभी भी गलत नहीं जाएगी। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, पहले इसका विच्छेद करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इति धन आदि, यहां पर ई जो त में लगा है और आ का मेल होने पर हम देख रहे हैं य बना है, और य जो है वो बनता है यण संधि के अंतर्गत, और इससे पहले वाला वर्ण आधा हो जाता है, हलंत में हो जाता है, ये इसकी पहचान है। यदि य और व से पहले वाला वर्ण हलंत में हो, आधा हो, तो वो हमेशा यण संधि की ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इति धन आदि इस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। निरर्थक का संधि विच्छेद है, निरर्थक मतलब निहि धन अर्थक, ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है।
तो नी धन अर्थक सी ऑप्शन में है और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धरेश का सही संधि विच्छेद होगा, तो यहां पर हम पहले इसका विच्छेद कर लेते हैं। धरेश बनता है धरा धन ईश। यहां पर आ धन ई निम्नाया है जो गुण संधि का उदाहरण है। यहां पर हम देख रहे हैं कि धरा धन ई सी में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निराशा का संधि विच्छेद होगा निहि धन आशा। आप विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो निहि धन आशा सी में है, सी इसका आंसर होगा। महोष्ण संधि विच्छेद करना है, तो महा धन उष्ण। यहां पे आ और उ का मेल हुआ है, जिससे ओ बनता है गुण संधि के अंतर्गत। तो यहां पर महाधन उष्ण डी में है, डी इसका आंसर। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर्वाद शब्द हम देख रहे हैं, तो आशीर्वाद आशी धन वाद, विसर्ग का र बना है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आशी धनवाद बी में है, तो बी आपका सही होगा। महेश का संधि, महेश का आप विच्छेद कीजिएगा पहले, महा धन ईश। तो यहां पर आ और ई ने मिलकर ए बनाया है गुण संधि के अंतर्गत, तो यहां पर महाधन ईस बी में है, बी आपका सही होगा। सन्मति, सन्मति में आप देख रहे हैं कि सन्मति जो बनता है सतमति। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अन्वय का संधि विच्छेद, अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि यदि व और य से पहले का वर्ण यदि हलंत में हो तो या आधा हो, तो वो कौन सी है? यण संधि है। तो ये यण संधि का उदाहरण है। इसमें बस हमें देखना है कि ये इसका जो विच्छेद हो रहा है वो किस तरह हो रहा है। हम देख रहे हैं कि अनु धन अय, ये बनता है अन्वय। तो यहां पर अनु में ये छोटे की मात्रा, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे छोटे की मात्रा है और ये बड़े की मात्रा है, छोटा बनता है अनु, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। परोपकार में संधि है, परोपकार में संधि बतानी है हमें, तो ये बनता कैसे है पहले इसको देख लेंगे। पर धन उपकार, यहां से र में अ है, हम र हलंत धन अ और उ, दूसरे अक्षर का पहला वर्ण लेंगे उ, इन दोनों ने मिलकर बनाया है ओ। इस प्रकार ये गुण संधि का उदाहरण हुआ, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नांकित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? हमें स्वर संधि देखनी है, हमें इन सबको करके देख लेना, हमें पता चल जाएगा। इनका विच्छेद कीजिएगा। पहले का विच्छेद होगा अधः गति, तो यहां पर विसर्ग आ गया है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। दूसरा उच्चारण, इसका विच्छेद होता है उत धन चारण, तो ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। थर्ड है सी दिग्गज, दिग्गज हमेशा दिक धन गज, ये भी हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। हमें स्वर संधि देखनी है, तो अब ये देखना है आपको, ये होता है मनु धन अंतर, तो ये मनवंतर होता है। उ और अ मिलकर व का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि व से आगे आधा है शब्द, तो ये यण संधि का उदाहरण है। तो यही है, यण संधि आती है हमारी स्वर संधि के अंतर्गत, तो ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही होगा। निश्चल का संधि विच्छेद क्या है?
निहिधन चल, निस्धन चल, निस्धन चल या निहिधन चल। तो हम देख रहे हैं कि इसका सही होगा डी, निहिधन चल। विसर्ग संधि का ये उदाहरण होगा। निम्नांकित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान देंगे हम, इसमें करके देख लेंगे सभी के बाद और उससे हमें पता चल जाएगा कि किसके अंतर्गत विसर्ग संधि नहीं है। हम यहां पर देखेंगे दुर्लभ का, तो ये होता है दुहु धन लभ। अभी हमने देखा निहि धन चल, राजा धन इंद्र, और ये दुहु धन गम। तो ये दोनों और ये इसमें विसर्ग आ गया है, तो विसर्ग संधि के उदाहरण है। और राजा धन इंद्र इसमें विसर्ग नहीं है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। यहां आपका आ और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में है ई, इन दोनों ने मिलकर बनाया है ए, जो गुण संधि के अंतर्गत होता है, और गुण संधि स्वर संधि का भेद है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो हम देख लेते हैं कि सप्तऋषि गुण संधि के अंतर्गत आता है, तो सप्त धन ऋषि, तो सप्त धन ऋषि सी में है, ये इसका ऑप्शन होगा। ये गुण संधि के अंदर अ और री मिलके अर बनाते हैं। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तपोवन में विच्छेद कर लीजिएगा इसके, तपह धन वन, तो विसर्ग संधि आई है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हमारा 25वां क्वेश्चन है, वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं बताऊंगा। इसके अगला क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। स्वागत का संधि विच्छेद कीजिएगा। स्वागत में होता है सु धन आगत, यहां पे हमें पता है उ धन आ मिलकर व बना रहे हैं, और व बनाने पर हम देखते हैं ये यर्ण संधि के अंतर्गत संधि ही इसका उत्तर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो आपके लिए है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। स्वर संधि आपको देखनी है, जैसे मैंने बताने का तरीका बताया है, आप चारों शब्दों को विच्छेद करके देखिएगा, उसका आपको पता चल जाएगा किसके अंतर्गत स्वर संधि आ रही है। जल्दी हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।